नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 3 विभागों के कर्मचारियों ने मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का किया घेराव। आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पीएम मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र में। प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा का परिणाम जारी कर बच्चों को किया गया सम्मानित। सेवा भारती और स्वदेशी जागरण मंच द्वारा कंप्यूटर केंद्र का शुभारंभ। सेक्टर 23 की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जन संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले एकत्रित कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य, सिंचाई व पीडब्ल्यूडी विभाग के लगभग 35,000 कच्चे व पक्के कर्मचारियों के पदों को रैशनलाइजेशन के आधार पर सरकार द्वारा समाप्त किए जाने का विरोध प्रदर्शन किया। तीनों विभागों के कर्मचारियों ने मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव किया। यूनियन के राज्य प्रधान गंगाराम गोंड ने कहा कि सरकार ग्रुप सी व डी कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने का काम कर रही है। उन्होंने मांगे नहीं मानने पर सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सिंचाई, जन स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव किया। इस मौके पर यूनियन के राज्य प्रधान गंगाराम गोंड व महासचिव जरनैल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार एक तरफ तो जन सुविधाओं को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ तीनों विभागों के 35,000 के आसपास पदों को समाप्त करने जा रही है, जिनमें 24,000 के करीब पद स्थायी हैं। उन्होंने कहा कि रैशनलाइजेशन के नाम पर जन स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत 14,600 पदों में से 8,269 पदों की कटौती कर कुल 7,833 पद सरकार रखना चाहती है। वहीं पीडब्ल्यूडी बी&आर विभाग के 11,336 पदों में से 8,269 पदों को समाप्त कर 6,067 पदों को रखना चाहती है। इसी प्रकार सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के विभाग में स्वीकृत 19,682 पदों में से 7,398 पदों को समाप्त कर 12,283 पदों को सरकार रखना चाहती है। इस प्रकार कच्चे व पक्के कर्मचारियों को मिलाकर कुल 35,000 के आसपास पद राज्य सरकार समाप्त करना चाहती है, जिसको कर्मचारी संगठन बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने देंगे। कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र धानक कालवास की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड और जस्टिस बीआर गवई अपमान मामले को लेकर प्रदर्शन किया। राजेंद्र ने कहा कि यह एक अफसर की मौत नहीं है, बल्कि दलित समाज के खिलाफ फैले भेदभाव का प्रमाण है। उन्होंने एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपकर इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले में लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया गया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। राजेंद्र धानक कालवास ने कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, न ही चंडीगढ़ पुलिस बीजेपी के दबाव में आकर कोई एक्शन ले रही है। वहीं परिवार न्याय की धीमी रफ्तार से नाराज है और जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते अंतिम संस्कार से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान ने सभी को बराबरी दी, लेकिन बीजेपी इस समानता को पचा नहीं पा रही है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। बीजेपी शासित राज्यों में अपराधियों को संरक्षण मिलता है। सीपीआईएम के कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि यह सिर्फ एक अफसर की मौत नहीं, बल्कि समाज में फैले भेदभाव का प्रमाण है। अनुसूचित जाति मोर्चा के एडवोकेट रघुवीर रंगा ने कहा कि बीजेपी का इकोसिस्टम दलित अपराधियों को अपमानित करने के लिए है। वहीं अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश सचिव शिव कुमार चांगिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने आंखें मूंद ली हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के एक दलित अधिकारी को इंसाफ दिलाने में नाकाम है। मैं राजेंद्र धानक, जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा कांग्रेस का।
आज एक ये धरना प्रदर्शन है और डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें पिछले दिनों जो 3 घटनाएं हुई हैं, एक तो गवई साहब का जूता फेंकने की कोशिश की गई है, उस बारे में है, और दूसरा है हरियाणा का सीनियर IPS ऑफिसर जो ADG रैंक का था वाई पूर्ण कुमार जी, उनके सुसाइड का मामला है। जो उसने SC/ST एक्ट के तहत उसको प्रताड़ना की गई है। SC होने के नाते, दलित होने के नाते उसने इतना मजबूर कर दिया है कि उसने आत्महत्या करनी पड़ी है। तीसरा मामला है रायबरेली उत्तर प्रदेश से है। एक हरिओम वाल्मीकि था, उसको दिल दहाड़े सरेआम निर्मम हत्या की गई है। इन तीनों मुद्दों को लेकर आज हमारे सारे संगठन है हरियाणा, जिसमें कांग्रेस का भी कांग्रेस मेन है। कांग्रेस के आह्वान पर सारे संगठन सहयोग कर रहे हैं। उसमें कॉमरेड भी है, इसमें अनुसूचित जाति विभाग भी है, और इसमें दूसरे संगठन भी जुड़े हुए हैं। उनका अपना संयुक्त वो है अभियान से, और हम DC साहब को ज्ञापन देंगे। एक IPS का जो IPS की इतने ओहदे रंग पर, ऊंचे रंग पर है, जिसकी धर्मपत्नी है वो IAS के रंग की है, वो भी सीनियर अधिकारी है, वो ही उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, तो हमारे और आम आदमी का कहाँ सुरक्षित होगा। PM मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन प्लेसेस एंड प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विषय को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव कार्यक्रम के माध्यम से किसानों, महिला कृषकों, किसान युवा क्लब के सदस्यों, कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों को जागरूक किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के किसान आत्मनिर्भर भारत के सबसे बड़े स्तंभ हैं। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और तकनीकी नवाचारों को अपनाकर टिकाऊ कृषि करने का आग्रह किया। कृषि विज्ञान केंद्र के संयोजक डॉक्टर रविंद्र सिंह ढिल्लों ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक, व्यवहारिक और कम लागत वाली तकनीकों से सशक्त बनाना है। केंद्र द्वारा गांव-गांव में प्रदर्शन, प्रशिक्षण और परामर्श जारी रहेंगे ताकि हर किसान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे सके। बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मुरारी लाल ने बताया कि दालों और तिलहनों के साथ सब्जियों और फलों की एकीकृत खेती से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है, बल्कि किसानों की आय में भी विविधता आती है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम है। वहीं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू ने बताया कि प्राकृतिक खेती केवल मिट्टी की उर्वरता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि कीटों और रोगों के प्रति फसल की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। वहीं किसानों को रसायनों पर निर्भरता घटाकर जैविक विकल्पों को अपनाना चाहिए। किसानों ने प्रधानमंत्री के संदेश को अत्यंत प्रेरणादायक बताया और कहा कि वे अब प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर लागत घटाएंगे और मिट्टी की सेहत को सुधारेंगे। और यहाँ हम आज कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग चल रही थी। कृषि के बारे में अच्छी जानकारी दे रहे हैं। भाई पहली बात तो एक तो बोले ये पराली नहीं जलानी, बोले इससे प्रदूषण भी हो और खेती की जो उर्वरक शक्ति है वो भी कम होता है। तो ऐसे बढ़िया बीज हैं भाई, बरानी के लिए भी हैं भाई, अच्छे फूलों के बीज हैं। तो तरह की बढ़िया किस्म की जानकारी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर हैं, वो अपने अच्छा वो बता रहे हैं। मेरा नाम सतवीर शर्मा है, धारेडू गाँव से हूँ। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में मीटिंग ली जा रही है किसानों की। उस मीटिंग में हमको प्रदूषणों के बारे में बताया जा रहा है और फसल के लिए जो बढ़िया, जो सर्दी में जो उगने वाली फसल है, सरसों है, चना है, गेहूँ है, कसम है, हर फसल के बारे में जानकारी दी जा रही है। और देसी खाद डालो और देसी खाद के बारे में पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शुभारंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 स्कीमों का नेशनल लेवल के ऊपर, राष्ट्र के उसके ऊपर 2 स्कीमों का आज उद्घाटन कर रहे हैं। पहले तो है कि आत्मनिर्भर दलहन के ऊपर जी, कि इंडिया के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर हम अपने बाहर से मंगवानी पड़ते हैं दालें जी, तो उसके लिए सरकार की बड़ी ही बहुमूल्य योजना शुरू होने जा रही है आज के दिन जी। कि दूसरा एक तो ये कि जिस एरिया के अंदर दलहन की जो पैदावार है बहुत कम है, तो उसमें अब सरकार ने ये किया कि जो सबसे बढ़िया जो किस्में होंगी ना जी, वो किसानों को उसका बीज उपलब्ध करवाएंगे
और ताकि हमारी ज़मीन की भी फर्टिलिटी जो उर्वरक अक्षमता है वो बढ़ेगी और उसमें उसका जो प्रोडक्टिविटी है उत्पादन क्षमता भी उसमें ज़्यादा बढ़ेगी उसमें। और दूसरी जो योजना आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है धन धान्य स्कीम जी। धन धान्य स्कीम क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर अपने भारत देश के अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करे हैं जिसमें कि उत्पादन क्षमता बहुत ही कम है, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे पानी का साधन नहीं है, जो उनकी स्टोरेज की फैसिलिटी है, तो इनसे क्या हुआ कि हमारे जो देश है, क्योंकि जो हमारा जो भारत सरकार है उसके आने वाले समय में विकसित बनाने के लिए सबसे पहले आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बीते दिनों सैनिक कल्याण परिषद के द्वारा भिवानी के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई गई प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जहारगिरी आश्रम में महंत कैलाशगिरी के सानिध्य में आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षाविद राजकुमार सैनी ने सफल हुए मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। युवाओं की छिपी हुई प्रतिभा को निखारने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सैनिक कल्याण परिषद द्वारा आयोजित करवाई गई प्रतिभा प्रोत्साहन एवं विकास परीक्षा परिणाम समारोह का आयोजन महंत कैलाशगिरी के सानिध्य में जहरगिरी आश्रम में हुआ। इस मौके पर बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षाविद राजकुमार सैनी ने कहा कि विद्यार्थियों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा ज्योतिबा फूले के दिखाए मार्ग पर चलने और अधिक से अधिक शिक्षित बनाने का आह्वान किया गया है। सैनी ने कहा कि इस प्रकार की परीक्षाएं बच्चों को शिक्षित बनने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह पहल न केवल विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ाएगी बल्कि उन्हें भविष्य की सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मानसिक रूप से तैयार करेगी। कार्यक्रम था पूरा का पूरा शिक्षा पे आधारित था। सैनिक समाज के भी बच्चे, आज का जो कार्यक्रम है वो शिक्षा को केंद्र में रख के किया गया है। सैनिक समाज ने एक मुहिम चलाई है प्रतिभा प्रोत्साहन एवं विकास परीक्षा के नाम से। इस परीक्षा का ध्येय वाक्य है सैनिक पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। और इस पूरी की पूरी मुहिम में सैनिक समाज का जो भी बच्चा होनहार है, प्रतिभाशाली है और उस बच्चे के लिए किसी किस्म की कोई अभाव की पोजीशन है, अभाव की कोई दशा है, तो सैनिक समाज उस बच्चे की शिक्षा में हर संभव सहारा और मदद मुहैया कराए। हमारी भिवानी की संस्था सैनिक कल्याण परिषद द्वारा एक प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता जिसका आयोजन किया गया था, सभी जो 6ठी से लेके और BA तक के जो बच्चे हैं, MA तक के जो बच्चे हैं, उनका एक जनरल टेस्ट लिया गया था ताकि हमारे समाज के जितने भी प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको एक अलग कैटेगरी में छाटा जा सके। आज हमारी संस्था द्वारा उनका रिजल्ट घोषित किया गया था और जितने भी बच्चे हैं अगर वो आर्थिक रूप से अगर कमजोर हैं या शिक्षा के माध्यम से उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो उनके निवारण के लिए हमने 11 सदस्यों की कमेटी बनाई है। उसके अंदर वो अपना जो भी विचार हैं या जो भी उनको कठिनाई आ रही है वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था सैनिक कल्याण परिषद सभी जातियों के लिए कार्य करती है और अभी हमारी संस्था एक कोचिंग सेंटर खोलने जा रही है जिसमें सभी जाति के लोग वहां कोचिंग ग्रहण कर सकेंगे। अभी हमने उसकी बिल्डिंग तैयार करनी शुरू कर दी है और उसमें सभी जातियों के बच्चे वहां पर कोचिंग ले सकेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा, शिक्षा महात्मा ज्योतिराव फूले ने कहा था शिक्षा का अधिकार सभी को है, किसी जाति पंथ से कोई मतलब नहीं, शिक्षा का हर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सेवा भारती और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में भगत सिंह चौक पर स्वर्गीय लाला गंगाराम भोडुका स्मृति भवन में स्वावलंबन कंप्यूटर केंद्र का शुभारंभ किया गया। महिलाओं और युवाओं को कौशल युक्त बनाने के उद्देश्य से स्थापित कंप्यूटर सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ, सांसद धर्मवीर सिंह के पुत्र मोहित चौधरी, उद्योगपति अरुण कुमार भोडुका व स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश ने शिरकत की। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि इस तरह के केंद्र स्थापित करके युवाओं को सही दिशा देना स्वर्गीय लाला गंगाराम भोडुका को सच्ची श्रद्धांजलि है। भगत सिंह चौक पर स्वर्गीय लाला गंगाराम भोडुका स्मृति भवन में स्वावलंबन कंप्यूटर केंद्र के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र सह संयोजक सत्येंद्र पहुंचे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक घनश्याम सर्राफ ने की। कार्यक्रम में सानिध्य जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का रहा।
कार्यक्रम में अतिथि गणों ने केंद्र के लक्ष्यों की सराहना करते हुए समाज में शिक्षा और कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य वक्ता ने स्वदेशी भावना पर बल देते हुए कहा कि स्वदेशी जागरण मंच का मूल मंत्र ही आत्मनिर्भरता है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी सॉफ्टवेयर और उपकरणों का प्रयोग बढ़ाना होगा। यह केंद्र हमारे युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें केवल नौकरी चाहने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाएगा। वहीं इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि हमें अपनी युवा शक्ति को सही दिशा देनी है। स्वावलंबन केवल व्यक्तिगत उत्थान नहीं बल्कि स्वदेशी जागरण का भी आधार है। हम सभी को इस केंद्र के माध्यम से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। उद्योगपति व समाज सेवी अरुण कुमार भोडुका ने कहा कि तकनीकी शिक्षा आज समय की मांग है। भिवानी में यह केंद्र युवाओं को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने का बेहतरीन मंच साबित होगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री आइए अब कार्यक्रम को आगे लेकर जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता से एक आह्वान किया है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, क्योंकि टैरिफ के नाम पे हमें कुछ लोग आके दिखाने में लगे। इसका तोड़ ढूंढने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है। प्रत्येक घर में बीजेपी का कार्यकर्ता जाएगा और अपनी बातें रखेगा और स्वावलंबी भारत बने, इसके लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम अभी अभियान चलाएंगे, 1, 2 या 3 आइटमों को घर से हटाएं जो विदेशी आइटमें हैं। सत्येंद्र सौरोत, स्वदेशी जागरण मंच उत्तर क्षेत्र सह संयोजक का दायित्व है। आज जो स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा कार्यक्रम किया गया, क्या पूरा कार्यक्रम किस तरह से स्वदेशी आज भिवानी में स्वदेशी स्वावलंबन केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। तो स्वावलंबन और स्वदेशी दोनों ही बहुत आवश्यक कड़ियां हैं जिनके माध्यम से हम देश को पुनः विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महामंत्र है और इसको हम 1991 से ही लगातार जन जन में लेकर जा रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच इसका एक माध्यम बना है कि वो संसद से लेकर सड़क तक इस मंत्र को लगातार गुंजायमान रखे हुए है। आज के समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी स्वदेशी की बात बार बार कह रहे हैं और हमने देखा कि इतिहास में भी हम जाएं तो 1905 में जब बंग भंग हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो स्वदेशी ही मंत्र बना था जिसके माध्यम से हम अंग्रेजों की सत्ता को हिला पाए और बंग भंग उन्हें 1911 में वापस लेना पड़ा। स्वदेशी और वंदे मातरम का हमने नारा दिया था, अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार किया था। आज दोबारा से अमेरिका ने जिस तरह से भारत पर टैरिफ लगाया है, हमें चुनौती दी है, हमारे अस्तित्व को ललकारा है। आज भारत ने उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए इसमें अवसर ढूंढने का प्रयास। मैं स्वर्गीय लाला गंगाराम भोडुका तिगड़ानिया परिवार की तरफ से इस शुभ अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच एवं सेवा भारती का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस परिवार को ये अवसर दिया कि हम समाज सेवा में कुछ कर सकें। ये भवन लाला गंगाराम जी की स्मृति में बनाया गया है, जो कि स्वयं अपने आप में एक संस्था थे। वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने समाज सेवा की। वो वार्ड नंबर 5 से पार्षद भी रहे और भिवानी के एक सशक्त व्यक्ति में उनकी गिनती होती थी। जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में सेक्टर 23 के वासियों ने सीवरेज ठीक करने और सड़क को पक्का करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समिति के जिला संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि सेक्टर 23 के लोग पिछले 4 महीने से सीवरेज ठप होने के कारण बदहाली का जीवन जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर संगठन के प्रधान सज्जन कुमार सिंगला के द्वारा संबंधित विभाग को लिखित में शिकायत देने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। हुड्डा सेक्टर 23 में ठप सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने व पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जन संघर्ष समिति के जिला संयोजक कामरेड ओम प्रकाश व सेक्टर निवासी अधिवक्ता मीना जांगड़ा ने कहा कि गली की सीवरेज व्यवस्था ठप होने व गली में सीवरेज व बारिश का पानी भरने से लोगों के घरों में पानी भर गया है। पक्के व मजबूत घरों में भी दरारें आ गई हैं। गली में पानी भरने से
महिलाएं, बच्चे व नागरिक घरों से नहीं निकल पाते हैं। पीने का भी गंदा पानी आ रहा है। उन्होंने हुडा प्रशासन व जिला प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही ठप सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए तथा संबंधित ठेकेदार को आदेश देकर जल्द से जल्द रोड बनवाया जाए। इस दौरान कॉमरेड ओम प्रकाश ने हुड्डा जेई करुण जांगड़ा से बातचीत की कि वे शीघ्र ही सीवरेज व्यवस्था को ठीक करवाएं। उन्होंने टेलीफोन बातचीत के माध्यम से आश्वासन दिया कि वह 2 दिन में ही सीवरेज व्यवस्था को ठीक करवा देंगे। मैं ज्योति देवी, सेक्टर 23, और मेरे बाहर सीवर की लाइन डलनी थी, वो इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं डाली और इतने गले हुए पाइप डाले हैं। 2 ठेकेदार भी बदले गए, जेई भी आ जाता है और मेरा समाधान नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े गड्ढे बना बना के छोड़ जाते हैं जेबीसी के साथ, और वो पूरे बारिश में 3 महीने 3.5 महीने से इनमें पानी खड़ा रहा है और उसकी वजह से मेरे घर के अंदर भी त्रेड़ आ गई है। मित्रा, सेक्टर 23, मकान नंबर 665। ये सीवर लाइन इन्होंने अच्छे से कनेक्ट नहीं करी, सारी टूटी फूटी पड़ी है और इसकी वजह से मेरे घर के सामने पूरा सीवर लीक हो रहा है और उसका पानी सारा अंदर तक जा रहा है और सारा आगे का फर्श भी बैठ गया, सारे मकान में त्रेड़ आ गई। इसकी भरपाई कौन करेगा? अब हुड्डा ने इतना गंदा वो कर रखा है, पूरा कनेक्शन व्यवस्था, पूरा पानी भरा पड़ा है, सारे सीवर लाइन टूटी फूटी पड़ी है आए दिन इनमें ये। और इसको ठीक करने के लिए हमारे घर के आगे सीवर में वो रेत के कट्टे भर भर डाल देते हैं और वो सारा पानी पीछे तक पूरा पानी आता है, वो सारा घर के सामने फैला पड़ा है, आप देख सकते हैं चाहे तो। एडवोकेट मीना जांगड़ा है और आपने सारी व्यवस्था देख ही रखी होगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है नहीं। यहाँ व्यवस्था आप ये देखो, आप ये देख सकते हो, बच्चों का स्कूल जाना, साग सब्जी लेना, दूध के लिए जाना, घरों में इतना गंदा पानी, जो बेसिक नीड है हमारी, स्वच्छ पानी और अच्छी रोड की जो सरकार दावा करती है, वो सारा दावा यहाँ फेल है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा सब्र किया, हमें 2-3 महीने हो गए, ठीक होगा ठीक होगा, आज ये शायद 5-6 महीने हो गए। आप देख रहे हो कि मतलब इतना बुरा हाल है, कोई निकल नहीं सकता। आए दिन दुर्घटना होती है बच्चों की, बच्चों को स्कूल जाना है, वैन नहीं आती, यहाँ से सब्जी वाले नहीं आ सकते, हम दूध लेने नहीं जा सकते। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि नरक की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सेक्टर, लेकिन आप दिखा सकते हैं पब्लिक को ये क्या हाल है। मैं कॉमरेड ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। ये हम 23 सेक्टर में आए हुए यहाँ और ये 4.5 महीने से इस गली में पानी भरा है, सीवरेज भी ठप है और गली भी खराब हो चुकी है और यहाँ तमाम घरों में त्रेड़ आ गई है, घरों में पानी घुसता है। कोई भी महिला, हमारी बहन बेटी यहाँ जा नहीं सकती, जब मार्केट में नहीं जा सकती, दूध लेने के लिए नहीं जा सकती और किसी काम से नहीं जा सकती, बुरा हाल है। कल मैं देख रहा था एक कोने में थोड़ी टाइल लगा के कह रहे थे भिवानी का सौंदर्यीकरण कर दिया। वो जो भिवानी का सौंदर्यीकरण करने वाले यहाँ तो आ जाएं एक बार, जो सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। यहाँ नागरिकों को बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, इनके सारे मकानों में त्रेड़ आ गया। ये पॉस कॉलोनी है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी का भी ये हाल नहीं है जो हुड्डा का हाल है और हुड्डा प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी जेई के पास मैंने फोन किया था, फोन ही नहीं उठाया। वो ऐसा लगा लेते हैं बिजी 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 बिजी, किसी नागरिक का फोन नहीं उठाते। तो सबसे ज्यादा गलती हुड्डा प्रशासन की है जो कार्रवाई नहीं कर रहे, और उसके बाद जिला प्रशासन को भी सुध लेनी चाहिए। और अब चलते चलते त्योहार हमारे समाज की आत्मा होते हैं। वह समय जब इंसान ईश्वर, प्रकृति और अपने संबंधों के प्रति आभार व्यक्त करता है। लेकिन अब हर त्योहार के साथ एक नया किरदार जुड़ गया है और वो है मोबाइल कैमरा। जैसे ही दीपक जलता है, आरती की थाली घूमती है या राखी बांधती है, पहला सवाल यही होता है कि फोटो ली क्या? पहले पूरा होता था लेकिन फिर प्रसाद बांटा जाता था। अब पहले स्टोरी लगती है और फिर पूजा होती है। यह वही भारत है जहां कभी मन का उत्सव मनाया जाता था, आज वही मीडिया का उत्सव बन गया है। दीपावली अब दीपों की नहीं, सजावट के पोस्टरों की रात है। घरों की सफाई से ज्यादा लोग कैमरे का कोण घुमाने में व्यस्त रहते हैं। माता लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा से पहले बूमरैंग बनता है और पटाखों से पहले कैप्शन तय होता है। ऐसा लगता है कि मानो हर व्यक्ति का त्योहार सोशल मीडिया पर दिखना चाहिए, वरना वह अधूरा है। यह डिजिटल प्रतिस्पर्धा अब भक्ति से ज्यादा लाइक का खेल बन चुकी है। करवा चौथ जैसे व्रतों का जो भाव था, जो प्रेम, समर्पण, आशीर्वाद था, वह अब फोटो खिंचवाने और छूट वाले ऑफर में बट गया है। होली भी अब रंगों का नहीं, रंगीन दिखावे का खेल है। सेल्फी विद गुलाल में तो रंग तो है पर अपनापन नहीं। ईद, क्रिसमस, नवरात्र, हर त्योहार पर एक
ही रंग गया है। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह डिजिटल आस्था एक गहरी बेचैनी का परिणाम है। इंसान अब अपने हर अनुभव का प्रमाण सोशल मीडिया से चाहता है। ऐसे लगता है कि अगर कोई चीज़ कैमरे में नहीं आई तो वह हुई ही नहीं। बच्चे तक कैमरे के सामने हैप्पी दीपावली बोलना सीख चुके हैं। त्योहारों का असली अर्थ तब लौटेगा जब हम कैमरा नीचे रखकर किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखेंगे। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 3 विभागों के कर्मचारियों ने मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का किया घेराव। आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पीएम मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र में। प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा का परिणाम जारी कर बच्चों को किया गया सम्मानित। सेवा भारती और स्वदेशी जागरण मंच द्वारा कंप्यूटर केंद्र का शुभारंभ। सेक्टर 23 की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जन संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।